आप सभी को नमस्कार। मैं एक नए तरीक़ों से वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप लोग की बीपीएससी की जर्नी में मैं कुछ मदद कर सकूँ और अपनी बीपीएससी की जर्नी को शेयर कर सकूँ। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी को लेकर कि बीपीएससी में अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लें और उसके साथ-साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लें जहाँ से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो कम से कम आसान क्वेश्चन को हम गलत नहीं करेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है कि आप आसान क्वेश्चन को गलत ना करें, नहीं तो आप जो है एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको फिर जो है बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें और आसान क्वेश्चन को गलत ना करें। तो इस कारण मैं कुछ वैसे टॉपिक पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी जहां से बीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि आपको वहां गलती होने की चांसेस ना रहे। हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम जो है पहले कुछ फैक्ट को पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे साथ साथ और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन और कुछ जो है कथन वाले क्वेश्चन, जिससे कि जो है हमारा एक उस पर पकड़ अच्छा हो जाए और एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन टैकल करने की स्थिति में रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो इसका विस्तृत अध्ययन हम 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक के समय तक के लिए करते हैं और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जब महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद आपने पढ़ा होगा, उस 16 महाजनपद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। और इस मगध शक्तिशाली राज्य में कौन कौन से जो है राजवंश ने मगध का विस्तार किया, तो उसमें जो है हर्यक वंश हो गए, सुनाग वंश हो गए, नंद वंश हो गए, इन सभी वंश के शासकों ने मगध का विस्तार किया। और उसमें भी जो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था, उस घनानंद के समय ही जनता में काफ़ी असंतोष बढ़ गया था और इस असंतोष बढ़ने के कारण जो है इस परिस्थिति में उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है आता है और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा मिलकर नंद शासन का अंत किया जाता है। इस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो ये मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के स्थापना के पीछे जो है पृष्ठभूमि है कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार होती है। तो उसके पीछे पृष्ठभूमि दिया कि सबसे पहले मगध जब शक्तिशाली राज्य बनकर उभरता है और वो भी मगध किस में, जो 16 महाजनपद है, उस 16 महाजनपद में से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरता है। और ये मगध में भी जो सबसे अंतिम वंश होता है नंद वंश, इस नंद वंश में घनानंद को एक तरह से हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के या उदय के कारण क्या क्या रहे, तो मगध है, मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध एक उपजाऊ गंगा मैदान का क्षेत्र रहा है। उपजाऊ गंगा मैदान के क्षेत्र रहने के कारण यहाँ पर जो है एक शक्तिशाली राज्य उभरने का ये कारण रहा। और दूसरा कारण लौह अयस्क की उपलब्धता, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में अगर लौह अयस्क उपलब्ध है तो वो भी जो है कारण बनता है वहाँ पर साम्राज्य शक्तिशाली होने का। तीसरा है विकसित कृषि व्यवस्था। चौथा है व्यापार एवं वाणिज्य का यहाँ काफ़ी विकास हो गया और शक्तिशाली सेना की स्थापना भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण रहा मौर्य साम्राज्य के उदय के कारण। और चाणक्य की राजनीतिक रणनीति तो एक महत्वपूर्ण कारक रही ही। अब हम देखते हैं और एक कारण और दिया हुआ, सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है उत्तर पश्चिम जो भारत रहा, अगर ये हम भारत देखें तो इस भारत में जो उत्तर पश्चिम भारत रहा, सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है यहाँ पे एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इससे भी जो है मगध और शक्तिशाली होता गया और बाद में जो है मौर्य साम्राज्य का एक उदय हो पाया। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे मौर्य साम्राज्य के उदय के। अब हम आगे देखते हैं कि हम जब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सोर्सेज में कुछ साहित्यिक स्रोत है,
कुछ जो है भारतीय स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत में जो है साहित्यिक स्रोत में हम देखें जो भारतीय स्रोत है उसमें अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, तो वो अर्थशास्त्र जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का एक अच्छा सोर्सेस है अर्थशास्त्र। और यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का शासन, अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो है टैक्सेशन, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली या फिर प्रशासन का विस्तृत वर्णन जो है किस प्रकार किया गया है, ये पता चलता है अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। फिर मौर्यकालीन प्रशासन को भी समझने में यहाँ से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र के बारे में फैक्चुअल पॉइंट आपको यही याद रहना चाहिए, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा, या फिर जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। फिर साहित्यिक स्रोत आ जाता है एक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भी जो है एक अच्छा सोर्स है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का, साहित्यिक स्रोत है। और इस मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखादत्त है। इस मुद्रा राक्षस से जो है नंदों के पतन एवं यानी जो नंद वंश है उस नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त के उदय का वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। तो आप मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम याद रखेंगे, विशाखादत्त है। नेक्स्ट है पुराण। पुराण से भी ये पता चलता है, जो पुराण है 18 पुराण है, उससे भी मौर्य शासकों की वंशावली ये उपलब्ध कराता है पुराण। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोत में कुछ बौद्ध ग्रंथ भी हैं जहाँ से जो है मौर्य वंश के बारे में जानने को मिलता है, जिसमें कि दीप वंश हो गए, महावंश हो गया, दिव्यावदान हो गया, महाबोधि वंश हो गया। ये सभी बौद्ध ग्रंथ जो हैं ये जानकारी देते हैं मौर्य वंश के बारे में। उसमें भी ऊपर जो भी बौद्ध ग्रंथ दिए हुए हैं इनमें विशेष रूप से जो है अशोक के जीवन और बौद्ध धर्म के प्रसार का उल्लेख भी मिलता है। अशोक जो है मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ भी मौर्यों के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर हम देखें जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ भी जो है महत्वपूर्ण सोर्सेस है मौर्य वंश के जानने के लिए। उसमें परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है, और भद्रबाहु चरित, ये सब कुछ जो जैन ग्रंथ है उससे जो है मौर्य वंश के बारे में जानने को मिलता है। और इनसे जो है चंद्रगुप्त के जैन धर्म ग्रहण करने की भी जानकारी मिलती है। अब कुछ विदेशी स्रोत है। विदेशी स्रोत में मेगास्थनीज की इंडिका है। ये बीपीएससी द्वारा बार बार पूछा जाता है इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मेगास्थनीज की जो इंडिका है इससे ये पता चलता है कि भारतीय समाज का किस प्रकार बटा हुआ था, यहाँ का प्रशासन कैसा था, यहाँ की नगर व्यवस्था कैसा था, ये सारा वर्णन जो है इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट हम देखें कुछ अन्य यूनानी लेखक भी हैं, उनके द्वारा लिखी किताबों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है। इसमें एरियन हो गया, जिसमें से कि एरियन है, स्ट्रेबो है, प्लिनी है, जस्टिन है, ये सब के द्वारा भी जो कुछ लिखा गया। कुछ पुरातात्विक स्रोत है जिसमें अशोक के अभिलेख हैं, जिसमें मौर्य काल का सबसे प्रामाणिक स्रोत प्राप्त होता है अशोक के कुछ अभिलेख से, जिसमें अशोक की धर्म नीति, अशोक का प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी धार्मिक नीति, ये सब जो है अशोक के जो अभिलेख हैं उससे पता चलता है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके द्वारा जो मौर्य वंश की स्थापना की गई है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या है, 322 से 298 ईसा पूर्व तक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा है कि चाणक्य के सहयोग से जो है घनानंद को पराजित कर इसने मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। और हम सिकंदर की मृत्यु जो 323 ईसा पूर्व में हो जाता है, तो उसके बाद जो है इसके उत्तराधिकारी जब कमजोर हो जाते हैं तो चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। ये इसका विस्तार क्षेत्र है। और चंद्रगुप्त के बारे में एक विशेष फैक्ट है सेल्यूकस निकेटर के बारे में कि 305 ईसा पूर्व में जो है इसका सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष होता है, और जिसमें सेल्यूकस पराजित होता है और सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कंधार, हेरात, काबुल और बलूचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया जाता है। और फिर एक पॉइंट है कि मेगास्थनीज का राजदूत बनाकर भी इसको जो है भेजा जाता है। मेगास्थनीज का राजदूत बनाकर हमने पहले
पढ़ा कि ये सेल्यूकस निकेटर जो है, और फिर ये मेगास्थनीज का राजदूत बनकर भी जो है भेजा जाता है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब हम जैन धर्म के, अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया हुआ है कि जीवन के अंतिम चरण में जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। संलेखना पद्धति द्वारा जो है इसकी मृत्यु होती है जैन धर्म स्वीकार करने के बाद। तो हम कुछ कुछ पॉइंट को ही पढ़ेंगे, चूंकि हमारा जो है मेन फोकस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले एक ओवरव्यू मिल जाए, इसलिए हम चीज़ों को बस कोरिलेट करके एक हायरार्की में पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, और बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक है, और ये चंद्रगुप्त का पुत्र है, और यूनानी लेखकों के द्वारा इसको अमित्रघात कहा गया है, और इसका विस्तार क्षेत्र साम्राज्य का दक्षिण भारत तक हुआ, और तक्षशिला के विद्रोह का भी ये दमन करता है बिंदुसार, और यूनानी शासकों से इसके द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाते हैं। अब अशोक का शासनकाल हम देखें तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार संघर्ष के बाद जो है अशोक गद्दी पर बैठता है, और 269 ईसा पूर्व में लगभग इसका जो है राज्याभिषेक होता है। फिर कलिंग युद्ध इसमें अशोक के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण जो है घटना है, 261 ईसा पूर्व में होता है। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, और कलिंग जो है सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में किसके द्वारा लड़ा जाता है? अशोक के द्वारा जो है लड़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन क्या रहा। तो एक मंत्री परिषद होती थी जो राजा को सलाह देती थी। कुछ जो प्रमुख अधिकारी होते थे, उस अधिकारी का क्या कार्य होता था, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो पुरोहित का कार्य तो धार्मिक कार्य होता था। सेनापति का कार्य सेना से संबंधित है, ये तो उतना ये तो ठीक है। युवराज उत्तराधिकारी कहलाते थे। समाहर्ता बार बार पूछता है, इसको आप याद रखेंगे। समाहर्ता जो है कर संग्रह करने का काम करते थे। समाहर्ता कर संग्रह करने का काम करते थे, जिसको टैक्स कलेक्टर भी कहते थे। ये कर संग्रह। सन्निधाता जो है कोषाध्यक्ष होते थे। जो मौर्य प्रशासन में सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता जो है कर संग्रह करने का काम करते थे। प्रांतीय प्रशासन हम देखें तो मौर्य साम्राज्य में 4 प्रमुख प्रांत देखने को मिलते हैं, और इसके राजधानी क्या क्या थे ये पूछता है। तो उत्तरापथ की राजधानी जो है, 4 प्रांत था मौर्य प्रशासन में। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी राजधानी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी। इस तरह से जो है प्रांत 4 थे, और चारों की राजधानी थी, और शासन जो है प्रायः राजकुमार यहाँ पर करते थे। वहीं जो स्थानीय प्रशासन हम देखें तो स्थानीय प्रशासन में ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामीण कहलाता है। नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है, और मेगास्थनीज के अनुसार ही जो है 30 सदस्यों की एक परिषद होती थी, जिसे 6 समितियों में बांटा गया था। ये बीपीएससी पूछा हुआ है। और ये भी पूछा हुआ है कि ग्राम प्रशासन का प्रमुख क्या कहलाता था मौर्य शासन में, तो ग्रामीण। और मेगास्थनीज के द्वारा जो है 30 सदस्यों की एक परिषद थी, और उसके अनुसार जो है ये 6 समितियों में बांटा हुआ था। ये किसके द्वारा बताया गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है बताया गया है। फिर है कि गुप्तचर व्यवस्था देखी तो अर्थशास्त्र के अनुसार, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अनुसार 2 प्रकार के गुप्तचर व्यवस्था थी। एक संस्था स्थायी थी, और दूसरी जो है संचार थी, ये घूमने वाली संस्था थी। तो ये संस्था और संचार क्या थे? ये गुप्तचर व्यवस्था थी। ये स्थायी थी, और संचार घूमने वाली जो है गुप्तचर व्यवस्था थी। और राज्य की सुरक्षा एवं अधिकारियों की निगरानी हेतु जो है संस्था और संचार का प्रयोग मौर्य प्रशासन में किया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम देखें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में जो है कृषि अर्थव्यवस्था का भी आधार था, और भूमि कर सबसे प्रमुख राजस्व का स्रोत था। जो भूमि कर था वो प्रमुख रेवेन्यू रिसोर्सेज था टैक्स कलेक्शन का। वहीं सामान्यतः उपज का 1/5 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। उपज का कितना? 1/6 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। कौन कौन से उद्योग उस समय विकसित थे? तो वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और जहाज
जहाज निर्माण उद्योग जो है विकसित थे। वहीं हम व्यापार देखें तो व्यापार जो है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों विकसित थे। और मुख्य व्यापारिक मार्ग क्या था, तो उत्तरा पक्ष और दक्षिणा पक्ष, जो चार हमने पढ़ा अभी कि चार प्रांत था, तो उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ से ये मुख्य जो है कुछ व्यापारिक मार्ग थे। मौर्यकालीन समाज जो है ये बीपीएससी पूछा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया है कि मौर्यकालीन समाज कैसा था। तो मेगास्थनीज जो इसके द्वारा इंडिका लिखा गया है, उसने समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक है, फिर चौथा आपका शिल्पकार है, सैनिक है, निरीक्षक है, प्रशासक है। तो सातों को आप याद रखेंगे कि 7 प्रकार के जो है क्या थे, 7 प्रकार के वर्ग थे समाज के, जिसका वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा जो है किया गया है। अगर हम मौर्य साम्राज्य का पतन देखें तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक भार होना, प्रांतीय विद्रोह काफी हुए, आर्थिक दबाव रहा, केंद्रीय नियंत्रण में कमी रही, सेना की भी कमजोरी रही, ये सब कुछ कारण रहे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हो गया। और 185 ईसा पूर्व में आकर के जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो आप अंतिम मौर्य शासक को याद रखेंगे, कौन था, बृहदत्त था। इसकी हत्या कर जो है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई है। कब, 185 ईसा पूर्व में की गई है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसके लिए जो हमने फैक्ट को पढ़ा, पहले आप भी जो है कोशिश करिएगा कि इसका कमेंट में आंसर दें, और साथ ही आप हमें ये बताने का प्रयास करिए कि हम किस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाएं जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। अभी मैं स्टार्ट की हूँ तो हो सकता है कि उतना क्वालिटिव नहीं हो, मैं बहुत टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। और वह पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है, तो 322 ईसा पूर्व, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है नंदवंश का अंत कर, किसके सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। और कौटिल्य का अन्य नाम नहीं है, कौटिल्य का अन्य नाम नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। तो विष्णुगुप्त तो है, चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है, कौन सा जो है नाम नहीं है, तो डी हो जाएगा, राक्षस जैसा शब्द कुछ नहीं है। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है, इंडिका किसकी रचना भी हमने पढ़ी थी, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, डी आंसर हो जाएगा। फिर है सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि किस मौर्य शासक ने की, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है संधि किस शासक ने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अभी हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेल्यूकस निकेटर ने कौन कौन सा क्षेत्र दिया था, कंधार, हेरात और सारे क्षेत्र जो है दिया था सेल्यूकस निकेटर ने, और विवाह की नीति भी अपनाई थी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सौंपा था, देखिए यहाँ पर दे ही दिया है, तो कंधार भी दिया है, काबुल भी दिया है, हेरात भी दिया है, तीनों दिया है, साथ ही साथ जो है कंधार भी दिया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म ग्रहण करने का उल्लेख किस परंपरा में मिलता है। अभी हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, बाद में संलेखना विधि से अपना जो है प्राण को त्याग देता है, तो ये किससे पता चलता है, तो ये जो है जैन धर्म ग्रहण करने का उल्लेख किस परंपरा में मिलता है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जैन में, इसमें उतना कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में भी इंसान उलझ जाता है। फिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में किस नाम से संबोधित किया गया है, तो बिंदुसार को जो है यूनानी स्रोतों में किस नाम से संबोधित किया गया है, तो अमित्रोखेटस या अमित्रघात, हिंदी में ऐसा दे दिया है लेकिन अमित्रघात होना चाहिए, अमित्रघात, सी नंबर हो जाएगा। फिर बिंदुसार की दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था, तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, लेकिन बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस आया था, बी नंबर आंसर हो गया। अशोक का राज्याभिषेक लगभग कब हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक जो है यहाँ पे हो जाएगा
जाएगा कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, अभी हमने पढ़ा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी, तो ये जो थी भाषा थी प्राकृत थी। भाषा क्या थी उसके, प्राकृत थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। फिर है कि उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख जो मिलते हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। देवनाम प्रिय उपाधि किस शासक से संबंधित है, तो ये जो है देवनाम प्रिय अशोक को कहा जाता था, ये उपाधि अशोक की है। प्रियदर्शी भी किसे कहा गया है, प्रियदर्शी भी अशोक। दर्शी किसे कहा गया है, तो ये अशोक को कहा गया है, बी नंबर आंसर। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी, तो ये जो है अशोक ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नैतिक जीवन को बढ़ावा देना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अशोक का लघु शिलालेख स्थल है, तो अशोक के कुछ जो है बृहद शिलालेख हैं, कुछ जो है लघु शिलालेख हैं। तो उसमें से जो मास्की है, मास्की जो है वो कौन से हैं, लघु शिलालेख हैं। लघु शिलालेख जो है मास्की है अशोक का। वहीं जो है वह अभिलेख जहाँ पहली बार अशोक का नाम अशोक स्पष्ट तौर पर मिलता है, तो ये जो है मास्की शिलालेख में मिलता है, अशोक का नाम अशोक के रूप में वर्णन। सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है, तो ये अशोक से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, तो भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये सारनाथ सिंह स्तंभ से जो है लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ किस पत्थर से निर्मित थे, चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित थे अशोक के जो है स्तंभ। मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख स्रोत कौन है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख स्रोत। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक जो है ये कौन है, ये कौटिल्य है अर्थशास्त्र के। समाहर्ता का कार्य क्या था, तो समाहर्ता का कार्य क्या था, अभी हमने पढ़ा टैक्स कलेक्शन करना, कर्ज का संग्रह करना। कर किस में आ जाता है, रेवेन्यू में आ जाता है, राजस्व संग्रह में आ जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, सी नंबर आंसर। सन्निधाता क्या था, तो ये कोषाध्यक्ष था, ये कोषाध्यक्ष था सन्निधाता। मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन समानता किसके हाथों में होता था, तो ये समानता जो है अभी हमने पढ़ा कुमारपति, कुमारों के हाथ में जो है प्रशासन मुख्यतः होता था। उत्तरापद की राजधानी क्या हमने पढ़ा, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद अवंती की राजधानी क्या थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, बी नंबर आंसर। कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी, तोसली थी, ए नंबर आंसर। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, ये सुवर्णागिरी था, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में कुल कितनी समितियां थी, तभी हमने पढ़ा 6 समितियां थी। मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर परिषद में कुल सदस्य कितने थे, तो 30 जो है नगर परिषद में कुल सदस्य थे, ये सी नंबर। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर कितने प्रकार के थे, गुप्तचर कितने प्रकार के हमने पढ़ा था, 2 प्रकार के, एक संस्था और एक जो है संचार। संस्था स्थायी थी, संचार क्या था, संचार जो है ये घूमने वाली व्यवस्था थी। संस्था गुप्तचर क्या होते थे, ये स्थायी था, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। वही संचार गुप्तचर क्या थे, ये ना ही स्थायी थे ना ही धार्मिक थे, ये कैसे थे, ये भ्रमणशील थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि कर सामान्यता कितना था, भूमि कर 1/6 था, 1/6 भाग था। अब हम वन लाइनर टाइप का पढ़ लेते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। ये मौर्यकालीन ही कुछ क्वेश्चन है जो कि लगभग बीपीएससी पूछे हुए हैं। तो सुदर्शन झील का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है, तो गुजरात में। मौर्यकालीन सिक्के क्या कहलाते थे, तो पंचमार्क, पंच चिन्हित सिक्के कहलाते थे। अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जेम्स प्रिंसेप को जाता है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, बिहार में। रामपुरवा जो है ये भी बिहार में स्थित है। उसके बाद धौली और उड़ीसा में ये कुछ जो है शिलालेख और ये कुछ शिलालेख हैं। धौली उड़ीसा में स्थित है, जौगड़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, कालसी उत्तराखंड में, शाहबाजगढ़ी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, मानसेहरा वर्तमान में पाकिस्तान में है। मौर्य काल का अंतिम शासक आप याद रखेंगे बृहदत्त है। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की जाती है। वही जो है नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीति
कहाँ हुई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। महेंद्र जो है किसका पुत्र था? तो महेंद्र अशोक का पुत्र था। संघमित्रा ये भी अशोक की पुत्री थी। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका इसको भेजा था, अशोक के द्वारा भेजा गया था धम्म का प्रचार करने के लिए। और अशोक के धर्म के प्रचार का मुख्य कारण क्या था? तो ये धम्म नीति था। मौर्यकालीन राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का वर्णन इंडिका में मिलता है। मौर्यकालीन राजमार्ग का उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। वहीं जो मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में, ये मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया है। मौर्य काल में ग्राम प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। और अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो शासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित है। शासन से भी संबंधित है। मौर्यकालीन शासन प्रशासन कैसा था और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, दोनों से अर्थशास्त्र संबंधित है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त की जैन परंपरा से संबंधित स्थल जो है श्रवणबेलगोला है। यहीं पर उसके संलेखना विधि के द्वारा जो है यहाँ पे प्राण त्याग किया जाता है चंद्रगुप्तों के द्वारा। और अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? 13वां शिलालेख। राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज चक्र प्रेरित है किससे? तो अशोक चक्र से। अशोक स्तंभों की विशेषता क्या है? तो एकात्मक निर्माण, एक पत्थर से इसको बनाया गया है। मौर्य काल की विशेषता क्या है? चमकदार पॉलिश जो भी किया गया है, बनाया गया है स्तंभों को, वो है। सांची स्तूप का विस्तार अशोक काल में हुआ है। भरूच स्तूप किससे संबंधित है? तो ये स्तूप कला से है। धम्म का अर्थ है नैतिक आचरण। अशोक ने वसु बलि के प्रति विरोध किया था। बौद्ध धर्म स्वीकारने का प्रमुख कारण कलिंग युद्ध था अशोक के लिए। मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था? तो केंद्रीकृत था। युवराज की भूमिका उत्तराधिकारी के रूप में निभाया जाता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति। कर संग्रह समाहर्ता। कोषाध्यक्ष सन्निधाता। और अशोक के अभिलेखों की जो भाषा नहीं थी वो हिंदी नहीं थी। बहुत सारी भाषा थी लेकिन हिंदी नहीं थी। और खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये बहुत इजी है लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मौर्यकालीन विदेशी व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? स्थल और समुद्र दोनों था। दक्षिण भारत तक विस्तार का श्रेय किसको जाता है? बिंदुसार को जाता है। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कौन था? तो ये मौर्य साम्राज्य था। अशोक के अभिलेखों का प्रमुख उद्देश्य धम्म प्रचार था। तक्षशिला विद्रोह कहाँ हुआ है? बिंदुसार काल में हुआ है, बिंदुसार के समय हुआ है। अशोक के उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? दशरथ को माना जाता है। दशरथ ने गुफाएं प्रदान की थी तो अजीबकों को गुफाएं जो है दान में दी थी। वहीं जो है बराबर गुफा कहाँ स्थित है? तो बिहार के गया में। नागार्जुनी गुफा ये भी बिहार में है। बराबर गुफाओं की कला शैली क्या है? तो मौर्य पॉलिश है। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो कमजोर उत्तराधिकारी। बहुत सारे कारण थे लेकिन उसमें से एक प्रमुख कारण कमजोर उत्तराधिकारी का होना। मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ है कब? 185 ईसा पूर्व में। आज मैं बस स्टार्ट की हूँ। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नहीं भी अच्छा लगे तब भी बताइए। और आप ये बताइए कि मैं वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और किस तरह बनाऊं, जिससे कि आपको बीपीएससी की तैयारी करने में आपको हेल्प मिले। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।